आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजनी सिंह वर्सेस नेहा एंड अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. The date of the judgment was 4th November 2020 and this judgment was given by the Justice Indu Malhotra and R. Subhash Reddy. 4 नवंबर 2020 को a division bench of the Supreme Court, Justice Indu Malhotra and Justice Subhash Reddy के द्वारा इन दिस केस एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी हुई है टू गवर्न पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन ऑल मैट्रिमोनियल केसेस, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द गाइडलाइंस, लेट्स सी व्हाट वाज द फैक्ट ऑफ दिस केस. इन 2 सितंबर 2013 को वाइफ जो है एक एप्लीकेशन फाइल करती है फॉर इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 बिफोर द फैमिली कोर्ट. फैमिली कोर्ट 24 अगस्त 2015 को ऑर्डर पास करती है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस दैट 15,000 फॉर हिज वाइफ एंड 5,000 फॉर हिज माइनर सन हस्बैंड को पे करने होंगे फ्रॉम द डेट 1 सितंबर 2013 टू 31 अगस्त 2015. जितने पैसे बनते हैं सब देने होंगे हस्बैंड को. इस ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट में हस्बैंड जो है चैलेंज करते हैं 2015 में. बॉम्बे हाई कोर्ट जो है 14 अगस्त 2018 को जजमेंट पास करती है इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए. इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट हस्बैंड की जो फैमिली कोर्ट में ऑर्डर हुई थी 15,000 रुपये वाइफ को देने के, उसको इंक्रीज कर दी जाती है, 20,000 रुपये कर दी जाती है और 2 लाख रुपए एरियर्स अमाउंट भी पे करने की ऑर्डर आती है और 3 लाख रुपए फाइन. आफ्टर दैट 14 अक्टूबर 2018 को हस्बैंड जो है इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अमाउंट के कुछ सम अमाउंट्स को वो पे करता है वाइफ को. अब वाइफ जो है 14/8/2018 के हाईकोर्ट के ऑर्डर को कॉम्प्लाई करवाने के लिए 17/12/2019 को एक पिटीशन लगाती है जिसमें 1,45,000 रुपये हस्बैंड को पे करने की डायरेक्शन हाईकोर्ट देती है विद इन 45 डेज में. हस्बैंड इस ऑर्डर को भी कॉम्प्लाई नहीं कर पाता है. देन 25/8/2020 को वाइफ जो है फिर से एक पिटीशन लगाती है जिसमें एरियर्स अमाउंट जो है 5 लाख रुपए हो जाते हैं. हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है हस्बैंड को कि इस 5 लाख रुपए के 50% विथ इन 4 वीक्स हस्बैंड को देने होंगे. हस्बैंड अब मीडिएशन के लिए प्रेयर करता है. मीडिएशन भी फेल हो जाती है. 8 अक्टूबर 2020 को. इसके बाद हस्बैंड जो है 10 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में इस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है. सुप्रीम कोर्ट जो है 4 नवंबर 2020 को एक जजमेंट पास करती है और कुछ गाइडलाइंस देती है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस. वो गाइडलाइंस क्या थी हम आगे देखेंगे. लेट्स सी. ये 5 इश्यूज जो हैं निकल कर आए हैं इस केस में. फर्स्ट है ऑन ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस, सेकंड है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, थर्ड है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम, फोर्थ है ऑन डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड एंड फिफ्थ है ऑन एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स. ये सारे इश्यूज हम एक एक करके देखेंगे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इशू जो है ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन मीन्स स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस 125 CRPC सब में अलग अलग प्रोविज़न दी हुई है मेंटेनेंस के. वाइफ जो है इन सारे एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. तो वाइफ की जो राइट्स जो है वो
एक से ज़्यादा केसेस में वो मेंटेनेंस कर सकती है, लेकिन इस ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन को वो एक से ज़्यादा केसेस में वो मेंटेनेंस ले सकती है, उसे मिल रहा है। इस ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन को कम करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वाइफ जो है अंडर सेक्शन 36 में एलिमनी पेंडेंट राइट क्लेम कर सकती है। सेक्शन 37 में परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। 36 में वो इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसे मिलती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ वाइफ क्लेम कर सकती है, हस्बैंड नहीं मेंटेनेंस। बट हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 एंड 25। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में अंडर सेक्शन 18 में वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, नॉट हस्बैंड। बट इस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस क्या है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अगर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई सूट फाइल नहीं हुई है, कोई डिवोर्स मैटर्स नहीं चल रहे हैं, डिवोर्स हुआ है या नहीं दैट डजंट मैटर, वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 20 एंड 22। सो इस ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। वो गाइडलाइंस क्या है कि प्रीवियस मैटर को डिस्क्लोज करना होगा, प्रीवियस मेंटेनेंस अगर मिल रहा है तो उसको भी डिस्क्लोज करना होगा वाइफ को या हस्बैंड को प्रेजेंट मेंटेनेंस केस में, ठीक है। सो दैट कोर्ट क्या कर पाए, उस अमाउंट को जो प्रीवियस मैटर्स के अमाउंट है या फिर इस केस के अमाउंट को सेट ऑफ कर पाए या फिर एडजस्टमेंट कर पाए। सो ये रहा फर्स्ट इशूज। सेकेंड इशूज जो है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस की मेन पर्पस क्या होती है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वाइफ की भरण पोषण हो पाए, इसके लिए कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेंटेनेंस के केसेस डिसाइड होने में तकरीबन बहुत साल लग जाते हैं। तब तक वाइफ की भरण पोषण कैसे होगी, इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है उसके भरण पोषण के लिए। अगर इस इंटरिम मेंटेनेंस को भी डिसाइड करने में अगर लेट हो, डिले हो, तो इसकी जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाएगी। इसलिए इसको फुलफिल करने के लिए, इसकी पर्पस को फुलफिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं regarding the payment of interim maintenance, that before deciding the interim maintenance application, both parties have to file assets and liability with affidavit before the court. There is some formats, एक फॉर्मेट्स दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी फॉर्मेट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ पार्टीज को, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ को कोर्ट में फाइल करनी होगी। पहले क्या था, हस्बैंड फाइल करते थे, बट अब वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को ही फाइल करनी होगी। दैट उस एफिडेविट में, उस एफिडेविट में लास्ट में 340 की प्रोविजन दी हुई है, 340 सीआरपीसी की प्रोविजन दी हुई है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन, फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उनके अगेंस्ट 340 धारा के तहत
एक्शन ली जाएगी। सो अब जो है हस्बैंड या वाइफ दोनों ही अगर कोई फॉल्स एफिडेविट देते हैं, अपने बारे में कुछ गलत बताते हैं या वाइफ के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कोर्ट में, तो उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है 340 धारा के तहत। एंड इस इंटरिम मेंटेनेंस के डिले को कम करने के लिए, इसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक और गाइडलाइंस देती है कि ये जो इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन है विथ इन 60 डेज इसको डिसाइड करनी होगी, और इसमें दो से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दी जाएगी। अगर दो से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट के लिए अप्लाई कोई पार्टी करता है तो उसको उसके राइट को जो है डिफीट स्ट्रक आउट कर दी जाएगी डिफेंस के लिए। सो ये रहा पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। नाउ थर्ड इश्यूज क्या है, क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितनी दी जाएगी वो कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड करने से पहले दोनों पार्टी को एसेट्स एंड लायबिलिटी देनी होगी। वो फॉर्मेट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है, उसी फॉर्मेट में देनी होगी। सो उस फॉर्मेट को उस एसेट्स एंड लायबिलिटी के बेसिस पे, उसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोर्ट जो है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। उस एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो है पार्टीज की, हस्बैंड या वाइफ की एज दी हुई रहती है, वो कौन से नौकरी करते हैं वो दी रहती है, वो कहाँ रहते हैं वो भी दी जाती है। सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है कितनी अमाउंट इंटरिम ऑफ मेंटेनेंस अलाउ की जाएंगी, डिटरमाइनिंग की जाएंगी, वो अ, बताई वो डिसाइड की जाएगी। सो ये रहा थर्ड इश्यूज एंड उसकी गाइडलाइंस। फोर्थ जो है फोर्थ इश्यूज जो है डेट फ्रॉम विच द मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड। मेंटेनेंस जो है किस तारीख से दी जाएगी। सो बेसिकली जो है इंटरिम मेंटेनेंस जो एप्लीकेशन है जिस तारीख को फाइल की जाएगी उसी तारीख से, अगर मान लो कि 1 सितंबर 2020 को फाइल की गई, फॉर एग्जांपल सपोज दैट, तो 1 सितंबर 2020 को फाइल की जा रही है, बट इंटरिम मेंटेनेंस जो है डिसाइड होती है 31 सितंबर को, ऑर्डर आती है 31 सितंबर। तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस जो अमाउंट देनी होगी वो क्या 1 सितंबर से देनी होगी या फिर 31 सितंबर। वो इंटरिम मेंटेनेंस जिस तारीख को फाइल हुई है उस तारीख से ही उसको देनी होगी इंटरिम मेंटेनेंस हस्बैंड। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर मान लो कि जिस तारीख को इंटरिम मेंटेनेंस फाइल हुई है और हस्बैंड उसे अगर पहले से ही कोई मेंटेनेंस उसे प्रोवाइड करता है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा कोर्ट में, सो दैट कोर्ट डिसाइड कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि जिस तारीख को इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर डिसाइड हुई है उस तारीख से उसको देनी होगी हस्बैंड को। बट जनरली क्या होता है कि जिस तारीख को एप्लीकेशन फाइल होती है उसी तारीख से इंटरिम मेंटेनेंस देनी होती है हस्बैंड को। नाउ अगर इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है हस्बैंड, तो उस ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए वाइफ क्या कर सकती है, एग्जीक्यूशन केस फाइल कर सकती है उस ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए, या फिर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हस्बैंड के अगेंस्ट चल सकती है, और हस्बैंड की जो डिफेंस की राइट्स है वो स्ट्राइक आउट कर दी जाएगी। So, this is the format of assets and liability which should file by both parties, wife and as well as husband.
ये डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ की सिग्नेचर होगी एंड वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ की सिग्नेचर होगी। यहाँ वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस एफिडेविट एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ट्रू है।